हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग लुसेंट पढ़ रहे हैं और लुसेंट में हम लोग वही वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान पढ़ रहे हैं, जहाँ पर लिखा है कि संभावित प्रश्नों के लिए हमने ये बात आपको कहा था कि यदि हम लोग इस किताब को कंप्लीट कर लिए तो फिर हमारा जो जीएस है वह स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक कर रहे हैं, थोड़ा सा थ्योरी और उसके बाद जितना भी प्रश्न आपके टॉपिक से बनता है उन सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करते हैं, है ना। जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है वह हो जाएगा गर्मपंथी, है ना। गर्मपंथी या जिसको हम लोग कहें तो उग्रवादी चरण कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग गर्मपंथी और उग्रवादी चरण को देखें। ये जो चरण है ना, क्योंकि हम लोग नरमपंथी चरण को देखा था 1885 से लेकर के 1905 के, है ना, काल को हम लोग कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग गर्मपंथी चरणों की बात करें तो 1905 से लेकर के, है ना, 1900, ठीक है, यहाँ 18 तक इस काल को हम लोग रखते हैं। 1905 यानी कि बंगाल के विभाजन से लेकर के 1918 तक, यानी कि 14 से लेकर के 18 तक प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, 18 तक। और 19 के बाद 1919 से लेकर के 1947 के काल को हम लोग गांधी युग के नाम से या गांधी चरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस बात को समझेंगे कि हमने इसको डिवाइड क्यों किया, क्या वजह था कि इस चरण को हम लोग उग्रवाद, है ना, उग्रपंथी, गर्मपंथी चरण के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ था, जब स्थापना हुआ, जब जन्म हुआ, तो यहाँ से दो तरह के व्यक्तित्व वाले निखर करके सामने आए। पहला, अगर हम लोग चरणों की बात करें तो वहाँ पे उदारवादी चरण हम लोग इसलिए कहते हैं कि जितने भी यहाँ पे राष्ट्रीय नेता थे उनका व्यक्तित्व ही सबसे ज़्यादा उदार था। और यही वजह था कि सारे, यहाँ तक कि नरमपंथी और गर्मपंथियों की अगर बात किया जाए, अंतर इसलिए है क्योंकि दोनों का विचारधारा अलग अलग है, लेकिन दोनों व्यक्ति का लक्ष्य एक है, उद्देश्य एक है, लेकिन विचारधारा अलग अलग है। हमारे भारत में विचारधारा को लेकर के लड़ाई होता है, क्योंकि गर्मपंथियों का ये मानना था कि नरमपंथी वाले जो होते हैं, है ना, जिसका डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इनसे हमारा देश आज़ाद नहीं होगा। इनका ये मानना था कि इनका जो तरीका है यह तरीका गलत है, जिस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें कि इस उग्रवाद का कारण क्या था, तो सबसे पहली बात समाचार पत्र की भूमिका सबसे ज़्यादा रहा, है ना। प्रेस की भूमिका सबसे ज़्यादा रहा। समाचार पत्र के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से लोग जागरूक होने लगे। जागरूकता ही नहीं बल्कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो शिक्षित वर्ग की भूमिका भी सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। शिक्षित वर्ग की जो भूमिका है यह उग्रवाद में सबसे ज़्यादा दिखता है। इतना ही नहीं, एक बात आपको बताते हैं, भारतीयों का जो आत्मसम्मान और आत्मसंचार का जो विकास हुआ यह राष्ट्रीय चेतना को सबसे ज़्यादा बढ़ाया। और इतना ही नहीं, एक विदेशी घटना भी सुनिए यहाँ पे। एक विदेशी घटना है, 1896 की ये कहानी है। 1896 की ये कहानी है। अफ्रीका का एक कंट्री है जिसका नाम है इथियोपिया। इथियोपिया एक छोटा सा कंट्री। इथियोपिया ने, है ना, इटली को हरा दिया। किसको? इटली को हरा दिया। और दूसरा जो कारण बनता है वो दूसरा कारण है 1905 में। 1905 में आप देखिएगा एक छोटा सा कंट्री जिसका नाम है जापान। जापान ने रशिया को हरा दिया। जापान ने इसी समय रशिया को, रूस को हरा दिया। और एक बात यहाँ समझने वाली है, इथियोपिया हराया इटली को, जापान हराया रूस को, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में खुश कौन हो रहा था? बाल गंगाधर तिलक। इतना खुश हुए कि इनको लग गया कि अगर हम इन विदेशी घटनाओं पे अगर ध्यान दें और हम भी एकजुट हो जाए, यदि हम भी हमारे समाज में, हमारे भारत के जनमानस में अगर राष्ट्रीय चेतना का विकास हो जाए तो हम भी बिल्कुल इसी तरह अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होकर के उससे लड़ सकते हैं और उसको हरा सकते हैं। तिलक यहाँ पे बहुत खुश हुए और खुश होने के बाद, है ना, यहाँ पे खुश होने के बाद आदमी क्या करता है? चलो पार्टी करते हैं और यहाँ पर भोज देते हैं। भोज देते हैं यहाँ पे
उत्सव मनाई जाती है। उग्रवाद के नेताओं की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 नाम को हमेशा याद रखिएगा। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, बिपिन चंद्रपाल हो जाएंगे, अरविंद घोष हो जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक की अगर बात कर दिया जाए तो उग्रवाद का जनक इनको कहा जाता है। इसी समय हमारे भारत में लॉर्ड कर्जन नामक एक व्यक्ति है ना, भारत में वायसराय बनकर के आया। जैसे ही वायसराय बनकर आया है ना, चीज़ों को समझिए, लुसेंट को कंप्लीट करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि चैलेंजिंग प्रश्न यदि बने, यदि आयोग के द्वारा कोई ऐसा प्रश्न बनाया जाए जो लुसेंट में भी ना हो, तो आपके इस थ्योरी क्लास में पक्का 100% मिलेगा। यहाँ से अगर हम लोग दोनों को कवर कर लेते हैं तो सोच के देखिए, आपके जीएस में जो भी टॉपिक हम लोग करेंगे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। भारत में कर्जन वायसराय बन के आते हैं, है ना। कर्जन भारत में जैसे ही वायसराय बन करके आते हैं, यह व्यक्ति बंगाल का ऑलरेडी है ना 2-3 बार यह भ्रमण कर लेता है। 2-3 बार भ्रमण करने के बाद कर्जन को इसका एहसास होता है कि यदि हम इस बंगाल का विभाजन 2 भागों में नहीं करेंगे, अगर हम हिंदू और मुसलमानों की एकता को नहीं तोड़ेंगे, राष्ट्रीय चेतना का जो विकास हो रहा था, क्योंकि राजनीति का केंद्र और राजनीति का अड्डा कौन था? कलकत्ता, उसमें बंगाल था, कलकत्ता था। अगर हिंदू और मुसलमानों के प्रेम में अगर दरार हम नहीं बनाएंगे तो हमारा भारत में अंग्रेजी सरकार को ज़्यादा दिनों तक बना के रखना बड़ा मुश्किल होगा। और यही वजह था कि याद रखिएगा 3 दिसंबर 1903 को इन्होंने एक रूपरेखा बनाई कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, लेकिन उस समय अमल नहीं हो पाया। कब? 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, है ना, अगर हम लोग बंगाल विभाजन की बात करें, इसी समय बंगाल विभाजन की शॉर्ट्स में पढ़िए, जहाँ से प्रश्न बने, है ना, जहाँ से प्रश्न बने वहीं पे बात कर लेंगे। ठीक है। तो रूपरेखा तैयार सबसे पहले कर्जन ने कब किया था? तो रूपरेखा तैयार किया 3 दिसंबर 1903 को, है ना, 3 दिसंबर 1903 को। लेकिन यहाँ पे उनका दाल नहीं गला, और यही वजह है कि उन्होंने बंगाल विभाजन की रूपरेखा भले तैयार की, लेकिन उसे अमल में नहीं लाया गया। लेकिन एक बात था, कर्जन को लगता था कि अगर हम कांग्रेस को कमज़ोर नहीं करेंगे, है ना, तब तक हमारे भारत में राष्ट्रीय चेतना पर लगाम नहीं लगेगा। और यही वजह था कि कर्जन इस बात को कहता है कि मेरे ज़िंदगी में, यानी कि जब तक हमारा ये कार्यकाल है, इस कार्यकाल में हम कांग्रेस को मरता हुआ देखना चाहते हैं, है ना। और यही वजह था कि 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई, है ना, डेट को याद रखिएगा आप लोग, याद रहेगा जी? हेलो, याद रहेगा? 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने इस बंगाल विभाजन का प्रस्ताव सामने रखा। कब रखा? है ना, 19 जुलाई 1905 को प्रस्ताव कर्जन ने रखा कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद 20 जुलाई 1905 को कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई, जहां से प्रश्न बीपीएससी ही नहीं बल्कि कई बार कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। समाचार पत्रों में लोग पढ़ करके हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। तब जाकर के 7 अगस्त 1905 को भारत के लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। और डेट भी याद रखिएगा, 7 अगस्त, है ना, 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध जताया गया, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। इसकी कहानी भी हम लोग बाद में बात करते हैं। बाद में कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को, कर्जन ने इसको कब तो कर्जन ने इसे 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को प्रभावी कर दिया। 1905 को इस तरीके से 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। यहीं पर
जब विभाजन हो गया तो भारत के लोगों के द्वारा, बंगाल के लोगों के द्वारा यहाँ पे शोक दिवस मनाई गई। हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांध करके ये जताया कि क्षेत्र अलग हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन मोहब्बत ज्यों का त्यों बना रहेगा। इसी समय बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ एक वंदे मातरम है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर लिया, क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस वंदे मातरम को लिखा। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है ना। एक और बात है, रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ एक राष्ट्रीय गीत है, अमार सोनार बांग्ला, याद रहेगा, अमार सोनार बांग्ला। यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुआ और जितने भी क्रांतिकारी लोग थे उनके जुबान पे हमेशा ये रहा। बाद में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हो गई कि बांग्लादेश ने इसे अपने राष्ट्रीय गीत में शामिल कर लिया, है ना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ दो भागों में, है ना। दो भागों में इसका विभाजन कर दिया। एक हो जाएगा आपका पूर्वी बंगाल, है ना, एक हो जाएगा आपका पूर्वी बंगाल हो जाएगा, और दूसरा हो जाता है आपका पश्चिमी बंगाल, है ना। दो भागों में पश्चिमी बंगाल हो जाएगा। बंगाल को दो भागों में बांटा, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल हो जाएगा। पूर्वी बंगाल में असम को शामिल किया गया। हालांकि अगर बात किया जाए तो असम को बंगाल से 1874 में ही एक समय में अलग कर दिया गया था। पूर्वी बंगाल में इसके साथ असम को ऐड किया गया, असम को जोड़ा गया, है ना, और पूर्वी बंगाल का राजधानी ढाका बनाया गया। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे इसकी राजधानी ढाका बनी और इस पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की आबादी सबसे ज़्यादा थी, यानी कि पूर्वी बंगाल जो है यह मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पश्चिमी बंगाल की। पश्चिमी बंगाल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर बंगाल, है ना, बिहार और प्लस उड़ीसा के क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया, जिसकी राजधानी बनाई गई कहाँ, कलकत्ता बनाया गया। इसकी राजधानी बनती है कहाँ पे, कलकत्ता इसकी राजधानी बनाई जाती है, और यहाँ पे हिंदू बाहुल क्षेत्र हो जाते हैं, हिंदू बाहुल क्षेत्र। इस तरीके से कर्जन ने पश्चिमी और पूर्वी बंगाल में डिवाइड कर दिया बंगाल को। हिंदुओं की आबादी अलग हो गई, मुस्लिमों की आबादी अलग हो गई। यहाँ पे भारत के लोगों के द्वारा 7 अगस्त को जो विरोध किया जा रहा था, है ना, 7 अगस्त 1905 को जो विरोध किया जा रहा था, है ना, और ये विरोध किया गया, इस डेट को भी याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक, टाउन हॉल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा एक बैठक बुलाई गई और उसी में तय किया गया कि बंगाल का विभाजन के विरुद्ध में आंदोलन किया जाएगा इसी जगह। और यहीं पे स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ करने का बात कहा गया और कहा गया कि अब हम अंग्रेजों को क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। देखिए, इस बहिष्कार के मुद्दा पे अगर हम लोग इस बहिष्कार की बात करें तो इस बहिष्कार को लेकर के ही नरम दल और गरम दल वालों का विचार अलग अलग था। नरम दल का मानना था कि इस बहिष्कार को सिर्फ कलकत्ता तक ही रखते हैं, सिर्फ कलकत्ता तक ही रखते हैं, लेकिन गरम दल वाले चाहते थे कि इसे पूरे भारत में चलाया जाए, पूरे भारत में चलाया जाए। और यही वजह है कि इस स्वदेशी आंदोलन को तिलक ने कहाँ चलाया, तो तिलक ने महाराष्ट्र में से चलाया। पूछा जाता है यह प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महाराष्ट्र में कौन किया, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। लाला लाजपत राय और अजीत सरकार के द्वारा, लाला लाजपत राय और अजीत सरकार के द्वारा, है ना, अजीत सरकार के द्वारा इसका नेतृत्व जो है यह पंजाब में किया गया। पंजाब में इस आंदोलन को किया जा रहा था। चिदम्बरम पिल्लै इस स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में कर रहे थे। प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, चिदम्बरम
पिल्लय को लेकर के। चिदंबरम पिल्ले इस स्वदेशी आंदोलन को मद्रास में चला रहे थे और इसी समय हैदर रजा के द्वारा इसका नेतृत्व दिल्ली में किया जा रहा था। हैदर रजा के द्वारा, है ना, हैदर रजा के द्वारा इसका नेतृत्व दिल्ली में किया जा रहा था। बहुत बार प्रश्न पूछता है, इसको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है ना। यहाँ पे इस तरीके से इस स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति 1908 में हो जाता है। इस स्वदेशी आंदोलन की जो समाप्ति है, यह समाप्ति होता है कब? 1908 में। और 1908 की वो कहानी, जब बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह का मुकदमा करके इनको 6 वर्ष की सज़ा दे दिया जाता है और मांडले जेल भेज दिया जाता है। और इसी तरह से यह जो आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन, यह स्वदेशी आंदोलन समाप्त हो जाता है। 1908 में 6 वर्ष की सज़ा मिलती है तिलक को और ये मांडले जेल चले जाते हैं, जहाँ पर इन्होंने गीता रहस्य की रचना की। गीता रहस्य की रचना इन्होंने किया। तो यहाँ तक हम लोग देखें कि 1908 में क्या तिलक को 6 वर्ष का मुकदमा दे करके मांडले जेल भेज दिया गया। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, है ना, नेक्स्ट 1906 में, कहानी अगर कहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। 1906 में, ठीक है, मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया और इस समय वायसराय मिंटो द्वितीय थे। 1906 में मुस्लिम लीग का, है ना, मुस्लिम लीग का गठन किया गया, लीग का गठन हुआ और इस समय भारत का वायसराय, है ना, भारत के वायसराय मिंटो द्वितीय थे। भारत के वायसराय मिंटो द्वितीय। पूछा जाता है सवाल कि कौन थे इस समय भारत के वायसराय, है ना, भारत के वायसराय इस समय कौन थे और इसकी स्थापना किसने किया था, है ना। मुस्लिम लीग का स्थापना सलीम उल्लाह खां, है ना, इसकी स्थापना भी हम लोग देखते हैं। इसकी स्थापना किया था, है ना, सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, है ना, इसका स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय लखनऊ बनाई गई। इसका मुख्यालय बना कहाँ पर? तो इसका मुख्यालय बना लखनऊ बनाया गया, है ना, लखनऊ। और ये लखनऊ तो पता है गोमती नदी के किनारे हो जाता है ना, गोमती नदी के किनारे है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होता है। इस समय भारत के वायसराय मिंटो द्वितीय हैं और इसकी स्थापना सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा किया गया, जहाँ पे मुख्यालय इसका लखनऊ बनाया गया और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। 1906 में ही एक अरुंडेल कमेटी बनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1906 में कमेटी बनी जिसका नाम है अरुंडेल कमेटी। अरुंडेल कमेटी बनाया गया और इसी कमेटी के सिफारिश पर बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया 1911 में। कमेटी बनी कब? 1906 में बनती है कमेटी। और 1906 में एक और घटना है, जोड़ के इस तरफ पड़ेगा ना कि याद रहे, हमें प्रश्न बनाना है, अपना स्कोर, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा करना है और स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए रिलेटेड जो चीज़ें होता है उसको पढ़ना पड़ता है। 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ, है ना, 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन ही हुआ, है ना, कलकत्ता का अधिवेशन। और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो नौरोजी साहब ने किया, दादा भाई नौरोजी ने। और इसी कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज की मांग की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वराज की मांग की गई। और स्वराज शब्द की रचना, कभी कभी प्रश्न अगर पूछेगा तो बताइएगा कि सरस्वती, इस शब्द की रचना जो है, इस शब्द की रचना दयानंद सरस्वती के द्वारा, है ना, दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। और इस स्वराज की सबसे सुंदर व्याख्या किसने दिया? परिभाषा किसने दिया? है ना, तो परिभाषा दिया किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। इसका परिभाषा तिलक साहब ने दिया था, है ना, बाल गंगाधर तिलक साहब ने। ठीक है, अब एक चीज़ समझते हैं हम लोग। 1906 के बाद एक घटना घट जाती है हमारे भारत में और वो घटना है 1907 का,
है ना। यहाँ पर 1907 में एक घटना घट जाती है और ये होता है सूरत का अधिवेशन, है ना। सूरत का अधिवेशन है, सूरत अधिवेशन, ठीक है। और ये सूरत अधिवेशन कहाँ पे, तो ये ताप्ती नदी के किनारे होता है सूरत अधिवेशन। और जिसकी अध्यक्षता यहाँ पर, है ना, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं, रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है। क्या होता है यहाँ पे इस सूरत अधिवेशन में, है ना, इस सूरत अधिवेशन में क्या होता है, तो सूरत अधिवेशन में, है ना, कांग्रेस के लोग दो खेमों में बट जाते हैं। एक हो जाते हैं नरम दल और दूसरा हो जाता है गरम दल। यानी कि कांग्रेस का विभाजन पहली बार इस सूरत अधिवेशन में होता है 1907 को, नरम दल के रूप में और गरम दल के रूप में, है ना। एक हो जाते हैं नरम दल और दूसरा हो जाता है यहाँ पे गरम दल हो जाता है ना। नरम दल के नेताओं के रूप में, नेता में आप जानते ही होंगे नरम दल में कौन कौन हो जाएंगे। प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं, है ना, नौरोजी हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं, है ना। WC बनर्जी हो जाएंगे, WC बनर्जी हो जाते हैं, दीनसा वाचा हो जाते हैं, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। और बदरुद्दीन तैयब जी हो जाते हैं, तैयब जी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि गरम दल में कौन कौन नेता है। तो गरम दल में, है ना, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल और अरविंद घोष हो जाते हैं, अरविंद घोष, है ना। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष हो जाते हैं। इस तरीके से 1907 में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाती है, नरम दल और गरम दल। इसी समय आप देखिएगा बहुत बढ़िया आप टॉपिक बता रहे हैं 1907 में और क्या हुआ था। 1907 में ही, है ना, 1900 अगर हम लोग देखें तो 1907 में ही एक घटना घटती है जर्मनी के स्टुटगार्ट में, है ना, जर्मनी के स्टुटगार्ट में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। और जर्मनी के स्टुटगार्ट में क्या किया जाता है, तो भारतीय तिरंगा को फहराया जाता है, भारतीय तिरंगा फहराया जाता है। किसके द्वारा, तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के द्वारा ये फहराया जाता है। किसके द्वारा, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के द्वारा। और ये भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर कहीं दूर दराज की कंट्री में कोई व्यक्ति हमारे भारत का तिरंगा फहरा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है ना। और यही वजह है कि मैडम भीकाजी कामा को भारतीय आंदोलन का या भारतीय क्रांति की जननी या भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। इनको भारतीय क्रांति की जननी, है ना, क्रांति की जननी या इनको क्रांति की माता कहा जाता है। कई बार ये सवाल पूछा है। 1908 में, 1907 के बाद एक और घटना घटती है 1908 में। और 1908 में देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि स्वदेशी आंदोलन यहीं तक आते आते समाप्त हो गया, क्योंकि 1908 में 6 वर्ष का सजा मिलता है। 1908 में 6 वर्ष का सजा मिलता है। किसको, तिलक को मिलता है ना। इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है और इनको मांडले जेल भेज दिया जाता है। इसी समय बिपिन चंद्र पाल जो है, जितने भी गर्मपंथी नेता हैं, सबको मजबूर कर दिया जाता है। सारे लोग क्या करते हैं, आंदोलन से, है ना, मतलब समझिए कि अपना, एक मिनट, हाँ हेलो सर, हाँ हेलो, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल क्या करते हैं, आंदोलन छोड़ करके ये शिक्षक बन जाते हैं। यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल जो हैं, है ना, बिपिन चंद्र पाल क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये शिक्षक बन जाते हैं। और उसके बाद ये भी देखिए, शिक्षक बन जाते हैं। अरविंद घोष यहाँ पे सन्यासी बन जाते हैं। अरविंद घोष जो हैं, है ना, अरविंद घोष यहाँ पे सन्यासी बन जाते हैं, सन्यासी, इसलिए इनको सन्यासी क्रांतिकारी कहा जाता है। पुडुचेरी एक जगह है, पुडुचेरी में
यह एक आश्रम खोलते हैं, है ना, जिसको अरबिंदो आश्रम के नाम से हम लोग जानते हैं। और अरविंद घोष का जो पुस्तक है, जो कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, इन्होंने लाइफ डिवाइन लिखा और गीता रहस्य लिखा। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन लिखा गया, लाइफ डिवाइन लिखा गया। और यहाँ पे गीता, है ना, गीता क्या नाम है, गीता रहस्य लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। और ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं, ये अलग हो जाते हैं, है ना, अपना क्षेत्र छोड़कर के इस आंदोलन से बिल्कुल परे हो जाते हैं। इसी समय 1908 में खुदीराम बोस के ऊपर एक मुजफ्फरपुर कांड के तहत इनको गिरफ्तार करके फांसी दे दिया जाता है। और ये पहला व्यक्ति थे जो 18 वर्ष की अवस्था में इनको फांसी दिया जाता है। 1908 में ही 1908 में फांसी दिया जाता है। किसको? खुदीराम बोस को, है ना, खुदीराम बोस को फांसी दे दिया जाता है। और इसी समय 1908 में पृथक निर्वाचन की मांग की जाती है। पृथक निर्वाचन की मांग, और ये पृथक निर्वाचन की मांग कौन करते हैं? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। सर सैयद अहमद खां के द्वारा इसकी मांग की जाती है। और बड़ी संयोग की बात है कि सरकार इनके मांग को सुन लेती है। और इस तरह से 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाया जाता है ना। मार्ले मिंटो सुधार एक अधिनियम के तौर पे आता है यहाँ पे 1909 में, है ना। और ये मार्ले मिंटो सुधार जो है यहाँ पर ये पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार करता है, जिसका विरोध मदन मोहन मालवीय करते हैं, है ना। जिसका विरोध कौन करते हैं? तो जिसका विरोध जो है मदन मोहन मालवीय करते हैं। यानी कि यहीं पर मार्ले मिंटो सुधार के तहत क्या होता है, यहाँ पे पृथक निर्वाचन की मांग जो है, पृथक निर्वाचन की मांग, है ना, पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। जिसका विरोध कौन करता है? तो विरोध करता है ना, मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसका विरोध किया जाता है ना। मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसका विरोध किया जाता है इसी समय, है ना। एक चीज और भी आप लोग देख लीजिए, चलिए तो ये हो जाएगा आपका, है ना, विरोध किया जाता है। और एक चीज देखिए 1911 में, है ना, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम पटक दिया जाता है। 1911 की हम लोग बात करें यहाँ पे, इसको भी देख लीजिए 1911 में। और इस समय भी पूछा जाता है कि इस समय भारत का वायसराय कौन था? हार्डिंग द्वितीय होते, हार्डिंग द्वितीय, है ना। इस समय कौन? तो हार्डिंग द्वितीय हो जाते हैं। इनके समय में कुछ घटना घट गई, जैसे में जॉर्ज पंचम का जब आगमन भारत में हुआ तो इन्हीं के आगमन के फलस्वरूप भारत में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसी समय 1911 में, है ना, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया दिल्ली दरबार का 1911 में किया जाता है, जॉर्ज पंचम के आगमन के फलस्वरूप। और इसी दिल्ली दरबार में, है ना, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की बात की जाती है इसी समय, यानी कि दिल्ली को राजधानी बनाया जाए। और इसी समय एक आंदोलन चलाया जाता है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा कि बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए। इस तरीके से यहीं पर 1911 में जो दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, यहीं पर बिहार को पृथक मांग की जो बात चल रही है, पृथक मांग की, यहाँ पर इसको स्वीकार कर लिया जाता है, यहीं पर दिल्ली दरबार में ही, है ना। और इसी समय 1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि 1906 में करुंडेल कमेटी बनाई जाती है, इसी के तहत इसका विभाजन रद्द कर दिया जाता है। कब? 1911 में। अब बात हम लोग करते हैं 1912 का, है ना। 1912 में क्या क्या होता है? तो एक बात समझ जाइए, जो मांग 1911 में किया गया था उसी को यहाँ पे रूप दे दिया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें 1912 में, तो दिल्ली राजधानी बना दिया जाता है, दिल्ली राजधानी, है ना, दिल्ली राजधानी बन जाता है यहाँ पे, ठीक है।
और बिहार प्रांत को अलग कर दिया जाता है उड़ीसा के साथ। बिहार प्रांत को अलग कर दिया जाता है उड़ीसा के साथ। और इसी समय एक और घटना घट जाती है कि 1912 में ही हार्डिंग द्वितीय पर बम पटक दिया जाता है चांदनी चौक पे रास बिहारी घोष के द्वारा, 1912 में ही। अब बात हम लोग करते हैं रास बिहारी घोष के द्वारा, है ना, रास बिहारी घोष के द्वारा, है ना, हार्डिंग पर बम पटक दिया जाता है, हार्डिंग द्वितीय पर बम पटक दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये घटना है, उसके बाद एक घटना आता है 1913 का। उसके बाद मजा आएगा ना आपको पढ़ने में, लुसेंट को पढ़ने में। 1913 में अगर देखा जाए तो टैगोर का एक लिखा हुआ नोबेल है जिसका नाम है गीतांजलि। गीतांजलि को इसी समय साहित्य के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार मिलता है। 1913 में, है ना, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है गीतांजलि के लिए, है ना, गीतांजलि के लिए मिलता है। और ये गीतांजलि के लेखक रहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर कहा जाता है कि ये एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है, एशिया के पहला व्यक्ति, है ना। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, इसी समय 1913 में ही यहाँ पर गद्दार पार्टी की स्थापना किया जाता है। गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में होती है, इसी समय, जिसके संस्थापक कौन है, लाला हरदयाल हो जाएंगे। इसके संस्थापक जो हैं, इसके संस्थापक लाला हरदयाल हैं, है ना, लाला हरदयाल हो जाते हैं, लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल है। और इसके सचिव सोहन सिंह होते हैं, सचिव इसके बनाए जाते हैं कौन, सोहन सिंह इसके सचिव बनाए जाते हैं। और इसकी स्थापना होता है कहाँ, यूएसए, सैन फ्रांसिस्को में। यूएसए सैन फ्रांसिस्को में इसकी, है ना, क्या किया जाता है, स्थापना किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद इस बुक पे आते हैं। ठीक है, इस बुक पे हम लोग आते हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ किया जाए, है ना, पीडीएफ के फॉर्म में भाई निकाल दो। ठीक है, तो गर्मपंथी और उग्रवादी चरण, लुसेंट का 91 क्वेश्चन दिया हुआ है, 91 प्रश्न है ना। किताब अगर आपके पास है तो ज़रूर एक बार पलटिएगा, आपको पता चलेगा। बहुत अच्छा सिलेक्शन किया गया है प्रश्नों का। प्रीवियस ईयर का संघर्ष ये संदर्भ है ना। संपूर्ण बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को इकट्ठा करके दिया हुआ है। चलिए हम लोग प्रारंभ किया जाए। गर्मपंथी चरण, उग्रवादी चरण हम लोग इसको कहते हैं, जिसमें पहला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से लेकर के 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है ना। हम लोगों ने देखा कि 1885 से लेकर के 1905 के काल को नरमपंथी, है ना, उदारवादी युग के नाम से जानते हैं या चरण के नाम से जानते हैं। 1905 से लेकर के 1918 तक के काल को हम लोग गर्मपंथी, उग्रपंथी चरण के रूप में जानते हैं। और यही हमारा आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा कड़ी है 1919 से लेकर के 1947 तक, इस काल को हम लोग गांधी चरण के नाम से जानते हैं। हो सकता है आपसे पूछे कि उदारवादी चरण और गांधी युग के बीच में कौन सा युग आता है, तो ये उग्रवादी युग आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था, क्या होगा। 1905 का बंगाल का विभाजन। बाकी तो हर काम बहुत ही बेहतर तरीके से करता है कर्जन, लेकिन यहाँ बंगाल तक आते आते, है ना, मती लोग कहता है ना कि भंग हो जाता है, मती बेचारे का मार दिया जाता है। और इस तरीके से उसके जीवन में एक कलंक लग जाती है। 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। और ये सारा चीज़ें आपको हमने पढ़ाया है ना, हम आपको पढ़ाया है थ्योरी क्लासेस में। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था, है ना, उस चीज़ को मैंने कराया है। अब आपसे गलती नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। उग्रवादियों से संबंधित क्या है, संबंधित नहीं है। स्वदेशी आंदोलन बिल्कुल सही जवाब है इसका, है ना।
स्वदेशी आंदोलन जो है उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। बाकी का सभी जो देख रहे हैं हम लोग तीनों पक्ष, सारा का सारा संबंध उग्रवादियों से ही है। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता और निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले, है ना, वेदना को प्रकट करने वाले भारत के पहला व्यक्ति का नाम बताइए, है ना। राष्ट्रीय चेतना का विकास जितना बेहतरीन तरीके से, स्वराज्य का जो परिभाषा जितना बेहतरीन तरीके से बाल गंगाधर तिलक ने दिया, उतना कोई नहीं देता है। अच्छा, ये बाल गंगाधर तिलक साहब को अगर देखिएगा तो इन्होंने सबसे जो उदारवादी जो व्यक्ति थे, दादा भाई नौरोजी, उन्हीं को इन्होंने अपना गुरु बनाया। कौन? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक को उग्रवाद का जन्मदाता ही कहा जाता है। और यही वजह है कि वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कह दिया, जिसके वजह से तिलक को, है ना, लंदन जाना पड़ा मानहानि का मुकदमा करने के लिए। और जब वहाँ से आए तब 1919 में अमृतसर का कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। तिलक साहब अंतिम रूप से किसी कांग्रेस अधिवेशन में अगर शामिल हुए तो अमृतसर का अधिवेशन था 1919 में, है ना, 1919 में। और बड़ी दुर्भाग्य की बात होता है कि 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। और इसी दिन महात्मा गांधी का सबसे बड़ा व्यापक आंदोलन, जन आंदोलन जिसको हम लोग कहते हैं, असहयोग आंदोलन, इसी दिन प्रारंभ होता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। 5 नंबर सवाल, है ना, 5 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, है ना। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाती हैं। और देखिए प्रश्न को देखिए, मध्य प्रदेश के पीसीएस में 2000 में पूछा हुआ है, एसएससी में इसको 2000 में पूछा हुआ। इतना याद रखिए, जहाँ पे बार बार इतने जगहों पे पूछा गया प्रश्न है, यह आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा, कितना मायने रखता है ना। सबसे ज़्यादा मायने रखता है, याद इसको रखिएगा, बहुत मायने रखता है ना। और उत्तर प्रदेश के पीसीएस में 2007 में, 2012 में, आरएएस आरटीएस 2012 में और सीजीपीएससी 2015 में यह सवाल पूछा है ना। और एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की, कलकत्ता कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 में किया। और 1917 में ही महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में चल रहा था। और इसी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का सौभाग्य एनी बेसेंट को प्राप्त होता है। और यह प्रश्न पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यानी कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएंगी एनी बेसेंट। लेकिन अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो ये हो जाएंगी सरोजनी नायडू हो जाती हैं, जो बाद में भारत का पहला उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनती है ना। चलिए अगला सवाल, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? और देखिए बीपीएससी 98 में पूछा है, एसएससी इसको 2001 में, 2000 में और आरआरबी 2005 में यह सवाल पूछा है ना। यहाँ पे क्या कहता है कि 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, है ना, लॉर्ड कर्जन थे। मकसद ही था कि किसी तरह बंगाल का विभाजन करके पूर्वी और पश्चिमी, है ना, भागों में डिवाइड कर दिया जाए ताकि हिंदू और मुसलमानों को बांटा जा सके। इनका मकसद यही था। राष्ट्रीय चेतना की जो विकास और राष्ट्रीय भावना जो तेजी से विस्तार रूप धारण कर रही थी, इसी को रोकने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया, है ना। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता हरदयाल हो जाते हैं, है ना, गदर पार्टी की। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, 8 नंबर सवाल है। और यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे, लेकिन, है ना, इनकी बेटी और पुत्री गलती से मारी गई, जानबूझ करके नहीं। और ये मुजफ्फरपुर सचिवालय के सामने यह घटना घटता है।
जिसमें 2 लोग शामिल थे। एक है खुदीराम बोस, जो 18 वर्ष की अवस्था में इनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, और इस मुजफ्फरपुर कांड से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी जो है ये आत्महत्या कर लेते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? सी हो जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? और ये प्रश्न देख रहे हैं एसएससी 2000 में पूछा हुआ है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, ये बात किसने कहा? यह बहुत ही पॉपुलर है ना, 9 का बहुत ही पॉपुलर है, और ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। बाल गंगाधर तिलक अगर देखा जाए तो भारत में पत्रकारिता के मामले में सबसे पहली बार अगर जेल जाने वाला कोई व्यक्ति है तो बाल गंगाधर तिलक ही। और बाल गंगाधर तिलक सबसे ज़्यादा बार जेल जाने वाले व्यक्ति हैं, है ना। उग्रवाद के जनक के नाम से हम लोग जानते हैं। ये महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे, है ना। महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे जिन्होंने भारत में जन चेतना को बढ़ाने के लिए गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, है ना, लाठी क्लब, अखाड़ा क्लब जैसे संस्थाओं का गठन करके युवाओं को जोड़ा और धर्म के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने का काम किया, बाल गंगाधर तिलक। और जो हम लोग स्वराज की जो बात कर रहे हैं, यही स्वराज की पहली बार मांग जो है कांग्रेस के मन से 1906 में किया गया, जिसकी अध्यक्षता, है ना, कलकत्ता की अध्यक्षता यहाँ पे नौरोजी साहब कर रहे थे। और यही नौरोजी साहब, दादा भाई नौरोजी, जिसको भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने उन्हें अपना गुरु माना। जैसे महात्मा गांधी के गुरु कौन हो जाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु, है ना, रानाडे हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे और नेक्स्ट हमारा सवाल हो जाएगा। चलिए, और ये 10 नंबर सवाल है। एसएससी 2000 में यह प्रश्न पूछा हुआ है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था, है ना। किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। और इसी में पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की जो मांग किया जा रहा था 1908 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा, अंग्रेजी सरकार ने इसको मान लिया और मिंटो द्वितीय ने एक अधिनियम के तौर पे इसको पारित कर दिया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? सर्वग्राह्य नाम, तो सर्वग्राह्य नाम होगा मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुआ, है ना, किसके द्वारा हुआ यहाँ पे? तो ये हो जाता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार के तहत। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? गर्म दल के, है ना, गर्म दल के पिता पूछा जा रहा है कि पिता कौन है? तो तिलक साहब होंगे, बाल गंगाधर तिलक। एसएससी 2000, है ना, 1999 में यह सवाल पूछा है। निम्नलिखित में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी, एक दार्शनिक बन गए, एक सन्यासी बन गए यहाँ पे, है ना। सन्यासी कौन बनते हैं? अरविंद घोष बनते हैं। और ये आरआरबी 2006 में प्रश्न पूछा गया है ना। पांडिचेरी में, पुडुचेरी में जा कर के इन्होंने एक अरविंदो आश्रम की स्थापना की और पूरी जिंदगी इन्होंने यहीं पे बिता दिया। और ये कहानी 1908 के बाद होता है, क्योंकि 1908 के बाद सारे लोग कमज़ोर हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर सवाल यहाँ पर देखेंगे और 15 नंबर सवाल कहता है कि वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, जिनको भारतीय क्रांति की जननी और माता कहा जाता है ना। और 15 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, पैट्रियाट। कहा जाता है कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में, है ना, विदेशी धरती पर अगर किसी ने पहली बार भारत का तिरंगा अगर फहराया तो यही मैडम भिकाजी रुस्तम कामा के द्वारा फहराया गया। और यही वजह है कि भारतीय क्रांति की जननी और माता के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपको यही पूछ रहा है, 16 नंबर सवाल, है ना। और बीपीसी 2017 में ये सवाल पूछा हुआ था, आप देख सकते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो ये मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है ना। अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी
उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी, कौन सी बात शामिल नहीं थी। कहता है यहाँ पे कि इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, है ना। आरआरबी 2004 में पूछा था। द्विराष्ट्र सिद्धांत नहीं था शुरू में, है ना, शुरू में नहीं था। शुरू में जब मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ तो अपनी सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए और समाज में सुधार लाने के लिए, और इतना नहीं, अंग्रेजी सरकार में अपने आप को पैठ जमाने के लिए ये आंदोलन चलाया जा रहा था। भारत का सांप्रदायिक का विभाजन की बात नहीं थी, और ना ही ये लोग पाकिस्तान की, है ना, एक अलग जो चिड़िया है उसके बारे में ये लोग जानते थे, नहीं जानते थे। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 18 नंबर सवाल है, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे, है ना। होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए एनी बेसेंट हो जाते हैं। एनी बेसेंट, सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया, और 5 महीने के बाद एनी बेसेंट करती हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी है, साप्ताहिक पत्रिका, तो ये साप्ताहिक पत्रिका का नाम है केसरी, और केसरी में लिखी, मतलब बार बार लेख लिखने की वजह से सबसे ज़्यादा बाल गंगाधर तिलक को इसी के माध्यम से जेल जाना पड़ता था। शेरे पंजाब, पंजाब केसरी किसका उपनाम है, पंजाब केसरी, तो ये लाला लाजपत राय हो जाते हैं, लाला लाजपत राय, आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, 21 नंबर सवाल, और आरआरबी 2005 में पूछा गया है कि भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है भाई, ऐतिहासिक महत्व बताइए। तो ऐतिहासिक महत्व हो जाएगा राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित होना। 1911 में, है ना, दिल्ली दरबार में इस मांग को स्वीकार किया गया। 1912 में दिल्ली को राजधानी भी बना दिया गया, कलकत्ता से स्थानांतरित होकर के बना था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और हमारा अगला प्रश्न ये हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आइए, प्रश्नों को छोटा भी करना जरूरी है ना। और आप देख रहे हैं आरआरबी 2005 में सवाल पूछा है, अनुशीलन समिति संबंध किससे है, अनुशीलन समिति का संबंध बीडी सावरकर से हो जाएगा, आंसर इसका ए है। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की, तो यह घोषणा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था, है ना। और अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू की गई थी, आरआरबी 2003 में यह सवाल पूछा हुआ है, और इसका आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 91 प्रश्न देखने वाले हैं। बहुत सारा प्रश्न है, बहुत सारा प्रश्न है जिसको हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। चलिए 25 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है कि लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया, है ना, माइकल ओडायर को गोली से मारा गया, और ये मारने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, तो देखिए उधम सिंह के द्वारा मारा गया, इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, है ना, प्रथम विभाजन, और यहाँ पर देखिए आरआरबी 2000 में यह सवाल पूछा हुआ है, और ये उधम सिंह वाला बीपीएससी में पूछा है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, तो प्रथम विभाजन आपको कब होता है, 1907 में नरम दल और गरम दल अलग हो जाते हैं, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्र बिहारी घोष के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, 27 नंबर सवाल है, आरआरबी 2004 में शायद सवाल पूछा हुआ है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, स्थापना का श्रेय किसको जाएगा, सलीमुल्लाह खां को जाता है, सलीमुल्लाह खां, है ना, सलीमुल्लाह खां हो जाता है ना, और आगा खां, दोनों के द्वारा इसका गठन किया जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है ना, और उत्तर प्रदेश पीसीएस 2005 में यह सवाल पूछा हुआ, 28 नंबर सवाल है। और यहाँ पर देखिए ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के फलस्वरूप किया गया था, इसका आंसर ए हो जाएगा। एसएससी 2003 में यह सवाल पूछा है, ठीक है।
चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे 30 नंबर सवाल कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। और एनडीए 2003 में और उत्तर प्रदेश के पीसीएस में 2011 में यह सवाल पूछा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते चलेंगे, है ना। थोड़ा सा प्रश्नों को छोटा कर दिया जाए। चलिए 31 नंबर सवाल है। 31 नंबर सवाल, अगर गलती हो जाए आपसे बनाते समय में, अगर गलती हो जाए, है ना, 1 2 4 तो कोई बात नहीं, गलती होता है ना, लेकिन यहाँ पे अपना कभी कभी ये स्कोर भी निकालिएगा कि हम कितना बना रहे हैं। अगर कम आता है, असंतोषजनक अगर परिणाम होगा, तो अपने आप से पहला सवाल करिएगा कि अब हम किस तरह पढ़ें कि हमारा स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा है। रिजल्ट स्कोर से आएगा, ज़्यादा पढ़ने से नहीं आएगा, ज़्यादा किताबों को रट लेने से नहीं आएगा, और ज़्यादा किताबें रखने से रिजल्ट नहीं आएगा। इतना याद रखिएगा, रिजल्ट आता है उसके लिए सोचना पड़ता है। कम पढ़िए लेकिन एकदम मस्त गहराई वाला स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी। चलिए 31 नंबर, बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य अगर देखा जाए तो बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, इसको कम करना, यही उद्देश्य था, है ना। अगला सवाल कि कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था, दूरगामी परिणाम क्या हुआ। दूरगामी परिणाम के बारे में, है ना, तो भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हो जाता है। 1916 के लखनऊ का जो अधिवेशन होता है, यहाँ पे नरम और गरम दल शामिल हो जाते हैं, और यहीं पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है, जो कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा खतरा पैदा किया। एक भूल थी। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, है ना, और लखनऊ जो है यह गोमती नदी के किनारे है। हो सकता अगला सवाल आपसे यही पूछेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और 33 नंबर सवाल 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था। मतभेद का क्या कारण था, तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव को लेकर के यह बवाल हो गया, यहाँ तक कि मारपीट भी हो गया था। यहाँ पे 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। अध्यक्षता राष्ट्र बिहारी घोष के द्वारा किया गया, जहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हो जाता है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर सवाल है, और यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ है आपका। बीपीएससी 2005 में यह सवाल पूछा है कि अनुशीलन समिति क्या थी। अनुशीलन समिति क्या थी, तो एक क्रांतिकारी संगठन हो जाता है। किसने कहा था, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नहीं यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। 36 किसने कहा, तो ये देखिए यह बीपीएससी 2005 में पूछा गया सवाल है, और इसका आंसर हो जाएंगे लाला लाजपत राय हो जाएंगे। यही लाला लाजपत राय जिन्होंने 1928 में जब लाहौर में साइमन कमीशन आया, तो लाहौर में इन्होंने इस साइमन कमीशन का विरोध किया, है ना। और साइमन कमीशन इसलिए भारत में आई थी कि यह 1919 के अधिनियम की समीक्षा कर सके। कहा जाता है कि 1919 के अधिनियम में बहुत सारी चीज़ें थी जो भारत में दिया गया। भारत में पहली बार अगर किसी महिला को, यानी कि भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार, जो सबसे बड़ी पावर होता है, सबसे बड़ी ताकत होता है, इसी के माध्यम से मिला। लेकिन यहाँ के लोग जैसे लाला लाजपत राय के द्वारा इसका विरोध किया गया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 7 सदस्य जो थे, ये सारे के सारे सदस्य कौन थे, अंग्रेज थे। अंग्रेजों को ये बात पता था कि भारत के लोगों को अगर शामिल करेंगे तो ये पक्षपात करेंगे। यही वजह है कि इन्होंने इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया, है ना। चलिए यहाँ तक अगर देखा जाए तो इस समय तक भारत का कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता था कि महिलाओं को आगे बढ़ने दिया जाए। और महिलाओं को देखिए ना, महिलाओं को अगर आज़ादी स्वतंत्रता की अगर बात किया जाए, महिलाओं को हक और अधिकार की बात किया जाए, स्वाभिमान के साथ जीने का जो अधिकार है, यह अंग्रेजी सरकार की बदौलत मिला था,
नहीं कि भारत के भारतीयों के द्वारा, है ना। और इसलिए बहुत ऐसे लोग भी थे जो साइमन कमीशन का सपोर्ट भी कर रहे थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कहता है किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। 36 नंबर तो मैंने कहा कि ये लाला लाजपत राय हो जाते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध का, है ना, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी 2005 में पूछा, अरविंद घोष को कहा जाता है। चलिए अब देखा जाए 38 नंबर सवाल, है ना। 38 कहता है कि 1905 में विभाजित हुआ बंगाल, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत भी हो गया। एकीकृत भी क्या हुआ? हो गया, फिर से एक हो गया। कब? 1911 में। अरुंडेल कमेटी बना था 1906 में, और अरुंडेल कमेटी के सिफारिश पर ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। कब? 1911 में, है ना। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। 39 नंबर सवाल, और इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग हो जाते हैं, सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे 40 नंबर। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की यहाँ पे? तो प्रार्थना की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग दिया जाए। तब जाकर के 1909 में मार्ले मोंटे सुधार के तहत ये उनको हक और अधिकार मिल गया। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो ये बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को होता है ना। 16 अक्टूबर याद रखिए, 16 अक्टूबर 1905 को यहाँ पे होता है, ठीक है। और इसी दिन राखी दिवस और शोक दिवस भी मनाया जाता है भारत में। चलिए 42 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, बीपीएससी में पूछा गया है 2002 में। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था, है ना। गर्म दल से संबंधित था तो ये देखिए अरविंद घोष हो जाते हैं, लाल बाल पाल अरविंद घोष। और बाकी के बाकी हम लोग देख रहे हैं ना, नरम दल वाले, नरम दल वाले, नरम दल वाले, है ना, नरम दल वाले हैं। चलिए 43 नंबर सवाल, बीपीएससी 2001 में सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 में किसने किया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। और यहीं पर पहली बार कांग्रेस के मन से स्वराज की मांग की गई। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी नहीं था। 44 नंबर पता चल गया होगा कि यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। 2001 में बीपीएससी ने सवाल पूछा है, जिनको महात्मा गांधी ने अपना गुरु बनाया है ना। इन्होंने क्या किया? अपना गुरु बना दिया। चलिए 45 नंबर सवाल की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। कब आया यह? 45 नंबर देखिए 1906 के बाद यह आ गया, है ना। और 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। 1908 में सवाल पूछता है 46 नंबर कितना? तो देखिए 6 वर्ष की सज़ा मिली थी। और इसी समय इनको मांडले झील म्यांमार जो है यहीं पर भेज दिया गया, जहां पर इन्होंने एक बहुत शानदार पुस्तक लिखा, गीता रहस्य। चलिए अगला प्रश्न, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 47 नंबर सवाल, तो ये देखिए 1912 में, 1912 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर करते हैं। अच्छा देखिए हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं। अभी बताइए, अगर आपको बताएं तो अभी 12 बजे रात हो रहा है ना। और हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं लूसेंट पर, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, है ना। और पता चलता है कि आप देख के चले जाते हैं, लाइक का बटन नहीं दबाते हैं, है ना। अपने मित्रों के बीच में और अपने साथी संगियों के बीच में एक बार शेयर नहीं करते हैं, ताकि आपको भी फ़ायदा तो हो रहा है ना, आपके साथी संगियों को भी इसका फ़ायदा हो। अगर एक बार करिएगा तो बड़ा मोटिवेट आएगा, है ना। इसी तरीके से रात भर भी वर्क करने में मज़ा आता है जब आपका कमेंट्स, है ना, अगर दिख जाए तो समझिए कि बार बार देखना पड़ता है। कुछ तो बात है इसमें, बहुत एनर्जी मिलता है एक टीचर के लिए, किसी भी टीचर के लिए।
होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है, क्योंकि मतलब क्या, इस देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी गई। ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और ये हम लोग अपना सवाल देखते हैं 49 नंबर सवाल है। आप देख सकते हैं कि बीपीएससी ने 1996 में यह सवाल पूछा था कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुआ, है ना। गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया लाला हरदयाल के द्वारा, है ना। बीपीएससी ने 1996 में पूछा। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया, है ना। और बीपीएससी 1996 में प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। 51 नंबर क्या होगा? टीएस ऑलकॉट का। देखिए बीपीएससी 95 में पूछा, उत्तर प्रदेश के पीसीएस में 2010 में यह सवाल पूछा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे 52। गद्दार क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गद्दार क्रांति छिड़ने का, तो ये प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना ये प्रमुख कारण हो जाता है। इसका आंसर सी है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे 53 नंबर सवाल, है ना। 53 नंबर सवाल है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, है ना। सफलतापूर्वक कब? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। यहीं पर जो 1907 में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, यहीं 1916 आते आते वो दोनों का विलय हो जाता है, और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, यहीं पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसी लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी, है ना, उपस्थित होते हैं, और बिहार का एक व्यक्ति हैं, किसान जागरूक नेता हैं, राजकुमार शुक्ल से मुलाकात होती है। राजकुमार शुक्ल मिलते हैं गांधी से, और गांधी को चंपारण आने का न्योता देते हैं, और यह न्योता गांधी जी एक्सेप्ट करते हैं, और 1917 में उनका प्रथम सत्याग्रह होता है चंपारण में। चलिए बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। जेपीएससी में 2003 में यह सवाल पूछा गया है 54 नंबर, और यह अनुशीलन समिति हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? ये हो जाता है। चलिए 55 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, 54 नंबर सवाल देख लीजिए, ठीक है। जेपीएससी में पूछा हुआ, बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। बंगाल में जन्म दिया, यह अनुशीलन समिति हो जाएगा। और किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था, है ना। क्या किया था? दोष लगाया था। 55 का ये आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, है ना। लोग कहते हैं ना मुंहफट आदमी, यही मुंहफट आदमी थे, है ना। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते थे, लेकिन बोलते धांसू थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग 56 नंबर सवाल देखते हैं कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम, है ना। वंदे मातरम क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन का, है ना। स्वदेशी आंदोलन उत्तर प्रदेश के पीसीएस में 2005 में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाली दो अखबार कौन से हैं? दो अखबार, तो दो अखबार हो जाएंगे, कॉमनवेल्थ हो जाएगा और न्यू इंडिया हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों हो जाएगा। चलिए 58 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए 58 नंबर सवाल कि अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था, है ना। प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो यहाँ पे एनी बेसेंट हो जाएंगे। इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में याद किया जाता है? बाल गंगाधर तिलक को याद किया जाता है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2003 में यह सवाल पूछा हुआ है। 1915 से 16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, इसका नेतृत्व किसने किया, है ना। किसने किया?
तो ये हो जाते हैं तिलक साहब और एनी बेसेंट हो जाते हैं, है ना, तिलक साहब और एनी बेसेंट हो जाते हैं। चलिए 61 नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पीसीएस में 2003 में सवाल पूछा हुआ था। 61 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अनंतता देश का विभाजन कराया था, क्या विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण इसमें दिया गया। चलिए बहुत बढ़िया। 62 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 62 नंबर सवाल कि अभिनव भारत, कौन सा? अभिनव भारत। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? बीडी सावरकर के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश में 1999, 2002 में और बीपीएससी 2010 में यह सवाल पूछा है। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत सरोजनी नायडू के द्वारा कहा गया। ये आंसर होगा। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? त्रिगुट का कौन व्यक्ति, है ना, कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो कौन अध्यक्ष होता है? लाला लाजपत राय हो जाते हैं। आंसर इसका ए होगा। चलिए यहाँ पे 65 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाता है? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन होगा? आगा खां हो जाते हैं। आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 नंबर सवाल, है ना, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, है ना, अब समय आ गया है थोड़ा सा इसको बड़ा करने का। चलिए बहुत बढ़िया, प्रश्नों को इधर कर लेते हैं। चलिए, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? है ना, मध्य प्रदेश पीसीएस में 2005 में, बीपीएससी 2010 में, और आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जामों में ऐसे सवाल जो है पूछे जाते हैं आपसे। कौन हो जाएंगे? हमने कहा था बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। कामागाटू प्रकरण आखिर है क्या? है ना, 67 नंबर सवाल अगर देखिएगा क्या हो जाता है, तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज है, ये कामागाटू मारू प्रकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। 68 नंबर सवाल यहाँ पर देखिए। 68 कहता है कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई, जो यूपीएससी 1999 में ये सवाल पूछा गया है। 68, और इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, और मिलान करने वाला यह प्रश्न है, आप लोग भी समझ सकते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। 69 नंबर सवाल, और यहाँ पर देख सकते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा क्या हो जाएगा? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, है ना। और यहाँ पे भीकाजी रुस्तम कामा क्या हो जाएंगे? द तलवार। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट हो जाएगा कॉमनवेल्थ, और बच गया एक, तो ये क्या हो जाएगा? अरविंद घोष, यानी कि 1 2 3 2 3 4 1 हो जाएगा। आंसर ए हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। 70 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। चलिए, है ना, 70 नंबर सवाल, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? और यूपीएससी 1998 में ये सवाल पूछा हुआ था, है ना। 70 नंबर सवाल, और 70 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर डी हो जाता है। 2 3 1, है ना, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ना, कामागाटू मारन, तिलक का होम रूल 1916, गांधी का भारत 15, है ना, और ये हो जाता है आपका, है ना, प्रथम विश्व युद्ध के समय में। और अब सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? किसके हाथ में आ गई भाई? तो ये नरम दल वालों के हाथ में आ गई यहाँ पे। और राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका हो जाएगा? 72 नंबर, तो ये हो जाएगा अरविंद घोष का। चलिए जल्दी फटाफट हम लोग भी समाप्त करते चलेंगे, यहाँ पे बहुत सारा प्रश्न भी है। ठीक है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? यहाँ पे 73 नंबर सवाल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन लागू होने के बाद। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। आंसर इसका ये हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 75 नंबर सवाल है ना, 75 नंबर। और यहाँ पर कहता है कि किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हो जाते हैं, है ना, अशांति के जनक हैं। तो वी चिरौल के द्वारा कहा गया। इसका आंसर ये है, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2013 में पूछा हुआ है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? बीपीएससी 2008 में यह सवाल पूछा है। 76 नंबर सवाल क्या होगा? इसका आंसर ए हो जाता है 1908। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष को रद्द कर दिया? तो यह रद्द कर दिया 1911 में, है ना, 1911 में रद्द कर दिया गया। 78 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? उत्तर प्रदेश पीसीएस में 2008 और 2012 में यह सवाल पूछा हुआ है। और यहाँ पे देखिए सीआर दास के द्वारा बचाव किया गया। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो ये समझौता 79 नंबर देखिए एनी बेसेंट के द्वारा करवाया गया। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अब घबराइए नहीं, ज़्यादा लंबा समय नहीं जाएगा, फटाफट अब कंप्लीट होने वाला है। गुजरात के बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किसने किया? तो ये हो जाएंगे मेहता बंधु हो जाएंगे आपके, है ना। 80 का आंसर क्या होगा? ए हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, मिलान करने वाला है प्रश्न ये, है ना। 81 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 81 का, है ना। तो देखिए ये तेलंगाना, ये हाँ चलिए ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ए का आंसर क्या होगा? 46 51 2 हो जाता है ना। और बी का आंसर ए है और इसका आंसर ती हो जाएगा, बी आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 82 नंबर सवाल, यानी कि किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला है? छापामार युद्ध देखने को मिला, थोड़ा सा छोटा और कर लिया जाए, है ना। चलिए किसके समय में मिला? 82 नंबर। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाते हैं पुनप्पा वायरलर आंदोलन हो जाता है। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है यह डोडी कुमारैया के द्वारा किया गया। और तेभागा आंदोलन जो 1946-47 में हुआ था, आखिर ये क्या था? तो वहाँ पर देखिएगा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों का यह आंदोलन था। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 85 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना। 85 नंबर सवाल, और इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, है ना। 1 2 4 3 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 1 हो जाता है, और इसका हो जाएगा 2, है ना। और दक्कन ये हो जाएगा 4, और ये हो जाता है 3। 1 2 4 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 86 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी, है ना, नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। 86 भावना विद्रोह इंपॉर्टेंट है। किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया था? 87 नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? तेभागा आंदोलन हो जाएगा। ए आंसर हो जाता है 87 नंबर सवाल। चलिए 88 नंबर, हो सकता है आपको अच्छे से दिख भी रहा हो। भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन, है ना, 1890 की स्थापना इस समय किसने किया था? तो नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा किया गया। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन था? 89 नंबर सवाल। तो यहाँ पर देखिए अहमदाबाद कपड़ा मिल श्रमिक संघ के द्वारा। 90 नंबर सवाल की मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने किया था? तो ये स्थापना जो है ना, बीपी वाडिया के द्वारा किया गया, बीपी वाडिया के द्वारा किया गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अंतिम सवाल देखेंगे। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, है ना, की स्थापना 1920 में किसने किया था? 1920 में किसने किया? तो ये शशिपद बनर्जी हो जाते हैं, और इसका आंसर क्या है? सी हो जाता है। और इस तरीके से आपका जो लुसेंट है
गरमपंथी चरण जो हम लोग देख रहे थे वो यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, तो लाइक का बटन दबा के जाइएगा, शेयर अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा ये क्लास कैसा आपको है ना लग रहा है, बहुत बेनिफिट देगा आपको। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।